Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. और आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे नवंबर 23 का क्वेश्चन। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंसोलिडेशन का और सब्सिडीज कितना 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी करते हैं। पहले स्टेप क्या रहता है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। नॉर्मली कैलकुलेशन ऑफ पीसी इज एज पर इंड AS 103, जो अपना जो बेसिक 103 में हमें पढ़ा था, कैश, इक्विटी शेयर्स, फिर उसके बाद डिवेंचर्स और उसके बाद कोई कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, डेफर्ड कंसिडरेशन है, ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो हम कंप्यूट कर लेंगे इन पीसी, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ पीसी इन 110। बट अगर हमें कुछ दिया नहीं है, मतलब कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में वो ले लेते हैं। बट इन रेयर केसेस क्या होता है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्या है ना, इन्वेस्टमेंट इज कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट, यानी क्या, जो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट है उसके साथ साथ में हमें अदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड किया है। तो फिर पूरा का पूरा टोटल अमाउंट उठा के मुझे पीसी कंसिडर करना वो गलत हो जाएगा, राइट। तो फिर उसके लिए देख के, मतलब वी हैव टू सी फर्स्ट, चेक दैट कि कुछ अदर इन्वेस्टमेंट है क्या। अगर अदर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम पीसी कंसिडर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट थिंग, स्टेप नंबर टू क्या है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कब कंप्यूट करते हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो नॉर्मली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 103 के हिसाब से तो करते ही है, हम 110 के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। तो 110 के हिसाब से जैसे कंप्यूट करते हैं तो अदर इक्विटी वाला पार्ट जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें मानते हैं कि कोई भी चीज नहीं आएगा, तो कोई भी चीज नहीं आएगा तो फिर वो जाएगा प्री में। और ये जो प्री एंड पोस्ट करते हैं, प्री इज नथिंग बट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड पोस्ट जो है ना, एक्विजिशन डेट के बाद वाला पीरियड है, अप टू ईयर एंड, ठीक है। तो एक्विजिशन डेट से अप टू ईयर एंड कोई भी चेंजेस आएगा उसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, पोस्ट में लेके जाऊंगा। एंड एक्विजिशन डेट में जो भी बैलेंसेस बचा है मेरे पास वो उसको कहाँ पे लेके जाऊंगा, प्री में लेके जाऊंगा। ओके कूल। अब इसमें अदर इक्विटी वाला पार्ट है, प्री एंड पोस्ट में करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज प्री, बट अदरवाइज तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो फिर मैं जैसा करता हूँ, टोटल लास्ट में जो है ना आईएनए कंप्यूट करता हूँ, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेना, ठीक है। तो उसमें रिटेन अर्निंग्स, फिर सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा डिविडेंड वाला। सबसे पहले एडजस्टमेंट डिविडेंड वाला। डिविडेंड वाला क्या है, डिविडेंड जब पे करेगा जो सब्सिडी, वो पोस्ट में ऐड होगा। क्यों पोस्ट में, क्योंकि जो सब्सिडी एंड होल्डिंग रिलेशनशिप और जो आता है वो पोस्ट में ही आता है, तो उसके लिए ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड मिल जाएगा। अगर समझो डेट ऑफ एक्विजिशन इज बिफोर, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन इज मिड ऑफ द ईयर, बीच में है कभी, तो फिर उस केस में मेरा 6 मंथ्स प्री रहेंगे, 6 मंथ्स पोस्ट रहेंगे, राइट। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आया आफ्टर एडजस्टिंग डिविडेंड, मतलब डिविडेंड ऐड करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं बिटवीन प्री एंड पोस्ट, ठीक है, कि जो भी मैंने है वो उतने महीने के बेसिस पे। देन कम्स प्रॉफिट एडजस्टमेंट, जैसे मैंने बताया था इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में सिंपल है, अगर मशीनरी है या बिल्डिंग है, अगर वो इंक्रीज है वो ऐड करते हैं, उसका डीटीए, उसके ऊपर डीटीए या डीटीएल आएगा तो जो भी है वो लेस कर देंगे, या फिर डीटीए तो ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर का एक्सेस डेप्रिसिएशन भी हम लेस कर देंगे। एक्सेस डेप्रिसिएशन नॉर्मली डिडक्ट होता है पोस्ट में, क्यों, क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन हम आफ्टर एक्विजिशन का कंप्यूट करते हैं, उसके लिए पोस्ट में से लेस कर देते हैं। तो फेयर वैल्यू चेंजेस जो है ना, ये ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किए हैं, इस वाला पर्टिकुलर नवंबर 23 में फिर से करेंगे, और बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। चलो उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। अब ये आइडेंटिफाइबल नेट एसेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, जब नॉर्मली सॉल्व करते हुए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें मुझे इक्विटी ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। और जो पोस्ट वाला पीरियड है उसको पेरेंट एंड एनसीआई में बांट देते हैं। वी बाइफरकेट इन पेरेंट एंड एनसीआई बेस्ड ऑन द शेयर, ठीक है। अगर इन केस समझो, इन केस कोई भी अदर रिजर्व है, ठीक है, अगर इन केस कोई भी अदर रिजर्व से सब्सिडी के बुक्स में, और ये जो बुक्स में दिया है बैलेंस शीट में एक दिया होता है एंड अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक दिया होता है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया नहीं है अदर रिजर्व्स के रिलेटेड, तो फिर हम पूरा का पूरा क्या मानेंगे, उसको प्री मानेंगे, किसको, अदर रिजर्व्स को। बट रिटेन अर्निंग्स के केस में ऐसा नहीं होगा। रिटेन अर्निंग्स के केस में अगर बैलेंस शीट में दिया है और अपने जो एडिशनल इन्फो में कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे अदर इन्फो में कुछ भी नहीं दिया है, नॉर्मली दिया होता है। इन 99% ऑफ द केसेस मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया होता है ऑफ रिटेन अर्निंग्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर नहीं दिया है, सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है रिटेन अर्निंग्स, तो फिर उस केस में कंसिडर करो कि वो प्रॉफिट है, पूरा का प्रॉफिट है, और ड्यूरिंग द ईयर हमने कमाया है उसको पोस्ट में डालेंगे हम, इन केस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अदर रिजर्व्स में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम मानते हैं, उसको पूरा का पूरा प्री मानते हैं। चलो उसके बाद डिविडेंड एडजस्टमेंट देखा था, डिविडेंड एडजस्टमेंट डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ।
ये सब कवर हो जाएंगे। फेयर वैल्यू भी डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि ये भी अभी कवर करने वाला हूँ अभी क्वेश्चन में। देन कम्स एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ना, दो डेट में कंप्यूट करते हैं, एक डेट ऑफ एक्विजिशन एंड दूसरा डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब डेट ऑफ कंसोलिडेशन में क्या होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या है, सिंपली अगर फेयर वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में तो वो ले लो, नहीं तो फेयर वैल्यू कंप्यूट करना होगा। कैसा कंप्यूट करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे सब्सिडी का जो एनसीआई के पास है, जो ऑफ एनसीआई इनटू फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडी का शेयर। ठीक है जी, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडी शेयर ऐसा कंप्यूट कर सकते हैं हम। अदरवाइज एक और मेथड दिया होता है कि वी हैव टू कंप्यूट द एनसीआई बेस्ड ऑन पीसी। तो पीसी का जैसे है, पीसी समझो 80% ऑफ द होल्डिंग करता है, होल्डिंग कंपनी होल्ड करता है, ठीक है 80%। इसके लिए पीसी दिया है 4000। तो ये कैसे कंप्यूट करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाई 80%, 20% एनसीआई तो 20% करेंगे, इससे तो भी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ जाता है। देन उसके बाद और एक मेथड क्या है, नेट वैल्यू पीएसएन है, दैट इज प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। पीएसएन मेथड से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी एनसीआई का परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंसोलिडेशन, सीएफएस के डेट का जो भी पीसी है वो कंप्यूट करेंगे। वो कैसे करेंगे सर, नथिंग बट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है स्टेप नंबर 2 में देखा था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, राइट। और डिविडेंड जो भी है वो लेस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एनसीआई। और इसमें से एक और लेस करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल अगर रहेगा तो फिर वो लेस करेंगे तो मुझे एनसीआई फॉर द डेट ऑफ कंसोलिडेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या बार्गेन परचेज। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या बार्गेन परचेज सिंपल है, हम पहले सबसे पहले पीसी लेते हैं, जो भी पीसी हमने स्टेप नंबर 1 में कंप्यूट किया था। नेक्स्ट थिंग एनसीआई लेते हैं जो हमने स्टेप नंबर 3 में कंप्यूट किया था, बट एनसीआई कौन सा वाला लेंगे, और जो स्टेप नंबर ए है यानी क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी एनसीआई कंप्यूट करते हैं वो ले लेंगे। देन उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का गुडविल मिल गया मुझे, बट अगर इन केस इसमें कुछ इम्पेयरमेंट है तो वो इम्पेयरमेंट को भी लेस करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मिल जाएगा गुडविल ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन डेट। अगर इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट में दो केस हैं, वो एनसीआई वाला पीएसएनए मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड है तो फिर उस केस में, फेयर वैल्यू मेथड के केस में फुल गुडविल आता है, बरोबर। एनसीआई जो है ना कंप्यूट किया था फेयर वैल्यू, तो मेरा जो गुडविल आएगा यहाँ पे वो फुल गुडविल आएगा। अब ये जो फुल गुडविल आएगा तो फिर मेरा जो इम्पेयरमेंट है वो एनसीआई और स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 यानी क्या, कंट्रो अदर इक्विटी, दोनों में से भी लेस होगा। अगर इनके समझो एनसीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीएसएनए मेथड है, तो पीएसएनए मेथड से मुझे क्या है, गुडविल पार्शियल मिलेगा, राइट। पार्शियल गुडविल कंप्यूट होता है। ये पार्शियल गुडविल को क्या करेंगे हम, ये पार्शियल गुडविल को सिर्फ और सिर्फ मैं स्टेप नंबर 5 से करूंगा, स्टेप नंबर 3 से नहीं करूंगा। क्यों सर, क्योंकि ये गुडविल जो है ये सिर्फ पेरेंट कंपनी का है, इसका लॉजिक भी मैंने बहुत बार बताया है। देन उसके बाद कंसो अदर इक्विटी। कंसो अदर इक्विटी सिंपल है, होल्डिंग कंपनी का अदर इक्विटी आएगा। देन पोस्ट एक्विजिशन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड को लेस कर देंगे। फिर उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ रहेगा वो लेस करेंगे, गुडविल को लेस कर देंगे, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, तो मुझे मिल जाएगा अदर इक्विटी। और पीएनएल में कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में देखोगे अगर पीएनएल में कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो उस केस में हम वो कंसो अदर इक्विटी में से या ऐड या लेस करते हैं। मतलब पीएनएल में कुछ एडजस्टमेंट आया, समझो पीएनएल में कुछ डेबिट किया है, उसको मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो क्रेडिट करना है तो यानी क्या, मेरा पीएनएल बढ़ रहा है तो फिर कंसो अदर इक्विटी में ऐड करेंगे। तो पीएनएल में कोई भी एडजस्टमेंट करेंगे वो हम क्या करेंगे, कंसो अदर इक्विटी में से एडजस्ट कर देंगे। बाकी का इतना ही है, और बाकी एडजस्टमेंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन के पास जाते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा बहुत कुछ चीज़ें, राइट। समझ में आ गया, ये एक ब्रीफ मतलब बहुत छोटा सा रिविजन था, छोटा, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, November 23 RTP, one of the most important question, LDR कितने स्टार मारते हैं मार लो, ये करके ही जाना है, ये करके ही जाना है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, राइट। इसमें गुडविल इम्पेयरमेंट वाला जो पार्ट है ना वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि सेम एडजस्टमेंट May 24 के एग्जाम में आया था। चलो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई गेस आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा, कितना, 20 मार्क्स का, राइट। अगर ऐसा है, अभी तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, बराबर, पेपर जो 70 मार्क्स का है तो 14 मार्क्स का आ सकता है, तो 14 मार्क्स का आ सकता है सर, तो फिर इसमें से एक दो एडजस्टमेंट को हटा देंगे,
एक दो एडजस्टमेंट को हटा देंगे और बचा हुआ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर ऐसा करेंगे, एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, वो क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जो भी पढ़ेंगे अभी, वो एडजस्टमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, बस सॉल्व करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है, समझ लो। चलो स्टार्ट करें। डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में टाइम जाएगा, तो उसके लिए डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। ईश्वर लिमिटेड होल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड। क्या ईश्वर जो है वो होल्ड कर रहा है विनायक में जो भी इन्वेस्टमेंट है? इससे मुझे ये पता चल रहा है सर, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ईश्वर इज अ होल्डिंग कंपनी एंड विनायक जो है ना, ये जो है ये सब्सिडरी कंपनी है, बराबर। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ टू एंटिटीज एज ऑन 31 मार्च X4 दिया है। तो ये चीज ध्यान रखो दैट द डेट ऑफ जो बैलेंस शीट दिया है मुझे 31 मार्च X4 दिया है, एंड दिस बैलेंसेस इज एज ऑन 31 मार्च X4। ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या, ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ टू एंटिटीज। अगर CFS देते हैं ना, CFS तो एक ही एंटिटी का आता है, ये SFS है, दोनों का SFS दिया है मुझे, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे, बस यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज 2115। अब जो भी फिगर है वो थाउजेंड्स में है। अब ये जो अमाउंट दिया है यहाँ पे, ये अमाउंट जो है, दिस अमाउंट कंसिस्ट ऑफ एक विनायक का जो है ना, विनायक का इन्वेस्टमेंट है इसमें, प्लस इसमें अदर इन्वेस्टमेंट्स भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम तो वो पढ़े थे ना कि अगर इनके समझो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है फर्दर, तो हम क्या ले लेते, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पीसी कंसिडर करते थे, राइट। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में भले ही दिया है नीचे, मतलब नीचे अपने को पीसी दिया है कैसे कंप्यूट करना है, बस यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे विनायक इन्वेस्टमेंट जो है वो, उसके साथ साथ में अदर इन्वेस्टमेंट भी है इसमें, राइट। तो दिस इज कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें विनायक वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट कर देंगे, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करने के बाद जो भी बचेगा उसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, राइट। जो बैलेंस शीट में और जो CFS है ना, जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है उसको CFS में दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे सर, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ वो लेस हो जाएगा, यानी कि विनायक का जो है ना, ये हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो दिखा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाकी का तो ठीक है। और कुछ दिया है क्या, यहाँ पे DT दिया है, DT से मुझे पता चलेगा कि डेफर्ड टैक्स मुझे कंप्यूट करना है। ये सब कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है देखते हैं। On 1st April X1, Ishwar Limited acquired 400 million shares in Vinayak Limited by means of share exchange of 1 share in Ishwar for every 2 shares acquired in Vinayak Limited। अब इस सेंटेंस से मुझे क्या पता चल रहा है, ईश्वर जो होल्डिंग कंपनी है वो एक्वायर किया 400 मिलियन शेयर्स इन विनायक। कितना, 400 मिलियन शेयर्स, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1 शेयर ऑफ ईश्वर, यानी ये जो 400 शेयर है, दिस शेयर कंसिस्ट ऑफ विनायक। ये जो है, ये शेयर जो है ये विनायक का है। ये किसने एक्वायर किया, ईश्वर ने एक्वायर किया। अब इसके बदले में जो मिलेगा, इसके बदले में ईश्वर का 1 शेयर मिलेगा, ईश्वर का 1 शेयर मिलेगा। वो भी देखते आगे क्या बोल रहा है। इन ईश्वर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड एक्वायर्ड इन एवरी 2 शेयर्स एक्वायर्ड इन विनायक लिमिटेड। यानी क्या, विनायक का जितना भी शेयर्स है एक्वायर करेगा, उस पूरा शेयर्स में से हर 2 शेयर को सिर्फ 1 शेयर मिलेगा। यानी क्या, 400 मिलियन शेयर्स है, 400 मिलियन शेयर्स में से फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड तुम्हें क्या मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा। ये मेरा शेयर एक्सचेंज रेशियो बन गया। तो कितना हो गया, 200 मिलियन शेयर्स ऑफ ईश्वर मिलेगा उनको एज अ पीसी, इन द फॉर्म ऑफ पीसी। क्या मिलेगा, 200 शेयर्स ऑफ ईश्वर मिलेगा। अब ईश्वर का मुझे पीसी कंप्यूट करने एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे क्या चाहिए, मुझे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए। देखो ऑन 1st April X1 द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ ईश्वर लिमिटेड वाज 7। कितना है, 7। तो ये आ जाएगा 1400 मिलियन। मेरा पीसी कितना आ जाएगा, 1400 मिलियन। इज दैट क्लियर? नहीं समझा, फिर से समझाओ, सुन लो। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना ईश्वर है,
ये शेयर एक्सचेंज रेशियो नॉर्मली पढ़ा होगा किसमें सर, कहाँ पे, हमने इसमें ही पढ़ा होगा, इंटर में भी, और इस बार क्वेश्चन में जो है ना आई गेस इसमें पढ़ा था हमने 103 में। अब जो है ना विनायक में 400 शेयर्स ले रहे हैं, राइट। ईश्वर का जो है ना, विनायक का हर 2 शेयर को ईश्वर का सिर्फ 1 शेयर मिलेगा, राइट। टोटल कितना ले रहा है, 400, राइट। तो फिर सिर्फ इतना कर लो ना, 400 शेयर्स डिवाइडेड बाई 2, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 200 शेयर्स ऑफ, मुझे क्या मिल जाएगा, विनायक का। विनायक जो है ना, सॉरी गलत बोल दिया मैं, इसमें क्या हो रहा है, 400 शेयर्स ऑफ विनायक लिमिटेड है, विनायक लिमिटेड का 400 शेयर 400 मिलियन शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं। जब 400 मिलियन शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं सर, और हर 2 शेयर को सिर्फ 1 शेयर मिलने वाला है, तो फिर सिंपली मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा। हर 2 शेयर को मुझे सिर्फ 1 ही शेयर मिल रहा है, राइट। अब 400 शेयर्स को मुझे कितना मिलेगा, राइट। 400 मिलियन शेयर्स को मुझे कितना मिलेगा, 2 शेयर को 1 मिल रहा है। अब 400 मिलियन शेयर्स को कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऐसा आएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 200 मिलियन शेयर्स। और अब यहाँ पे किसका, 200 मिलियन शेयर्स ऑफ ईश्वर मिलेगा। तो मुझे पीसी कंप्यूट करते समय ईश्वर का मुझे क्या लेना पड़ेगा, फेयर वैल्यू। तो ईश्वर का फेयर वैल्यू लेते हुए 7 रुपये ईश्वर का फेयर वैल्यू है, तो 1400 मिलियन यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पीसी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। अब क्या है ना, यहाँ पे तो तुम जब देख रहे हो, यहाँ पे अमाउंट जो दिया है वो मिलियन में दिया है, और ऊपर जो दिया है ये थाउजेंड्स में दिया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंपली क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे जितना भी दिया है इसमें 3 जीरो ऐड करोगे तो इसका एब्सोल्यूट अमाउंट मिल जाएगा, राइट। और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, ये डिवाइडेड बाई कर दो 10 लैक्स, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं करना है सर, या डायरेक्टली 1000 से भी लेस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिलियंस में अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, बस तुम्हें एक लॉजिक बता दिया कि कैसे करना है। चलो इतना तो क्लियर है। देन उसके बाद बोल रहे ईश्वर लिमिटेड अपॉइंटेड 1 प्रोफेशनल फर्म फॉर कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड, द कॉस्ट ऑफ विच अमाउंटेड टू बी 15 मिलियन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईश्वर लिमिटेड। ईश्वर लिमिटेड कौन है, अपना होल्डिंग कंपनी, राइट। होल्डिंग कंपनी अपने भगवान ने क्या किया, अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करने एक प्रोफेशनल को अपॉइंट किया था। उसका जो कॉस्टिंग है, यानी उसको जो पे करेंगे प्रोफेशनल फीस, वो 15 मिलियन का है। अब जब ये 15 मिलियन पे करेगा, अच्छा याद कर लो, इंडियाज 103 याद कर लो, और बताओ मुझे जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी होगा वो कहाँ पे जाएगा। इंडियाज 103 के हिसाब से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ पे जाएगा, कुछ याद आ रहा है तो बताओ। हाँ, वेरी गुड, खुश हो गया मैं आज। पीएनएल में जाएगा, राइट। तो पीएनएल में जो है इसको ट्रांसफर करना है, सिंपल है। अब आगे क्या क्या है, ईश्वर लिमिटेड इंक्लूडेड दिस एक्विजिशन कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड। यानी क्या किया, ईश्वर ने गलत एंट्री किया। ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने इस एक्विजिशन कॉस्ट को कैरिंग अमाउंट पे इंक्लूड किया ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मुझे 21,15,000, इस इन्वेस्टमेंट में जो है ना, इस इन्वेस्टमेंट में अगर देखोगे 14 मिलियंस का विनायक इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 15 मिलियन का जो है ना एक्विजिशन कॉस्ट है, जो नहीं होना चाहिए था। 15 मिलियन होना नहीं चाहिए था ना, इसको तो पीएनएल में डालना चाहिए था। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसने गलत किया, हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो एंट्री क्या क्या होगा, इनिशियली अगर मैं बोलूँ एक्विजिशन कॉस्ट का, इनिशियली कैसा क्या होगा, एक्विजिशन कॉस्ट टू बैंक क्या होगा, 15 मिलियन एंड 15 मिलियन, ठीक है। 15 मिलियन एंड 15 मिलियन, जस्ट अ मिनट। कितने क्या क्या किया होगा, 15 मिलियन एंड 15 मिलियन। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को पूरा का पूरा किस में लेके गया, इन्वेस्टमेंट में लेके गया, इन्वेस्टमेंट टू एक्विजिशन कॉस्ट, ये 15 मिलियन और 15 मिलियन। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट में ये इंक्लूड कर दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, जो
इन्होंने किया था गलती, वो गलती मुझे क्या रेक्टिफाई करना है। यहाँ से रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे मारते हैं, मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है, तो टू इन्वेस्टमेंट करूंगा, राइट। इससे मुझे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करना है पीएनएल में, तो पीएनएल में चला जाएगा। दिस विल बी माई रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब इससे फर्क कहाँ पे पड़ेगा सर, इससे मुझे फर्क यहाँ पे पड़ेगा मेरा स्टेप नंबर 5, यहाँ पे कंसो अदर इक्विटी में मुझे फर्क पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 कंसो अदर इक्विटी में ये डेबिट हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, लेस कर दूंगा। और इन्वेस्टमेंट जो वाला पार्ट है, इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाएगा। बस एक ब्रीफ आइडिया दिया मैं यहाँ पे, सॉल्व करते समय पूरा का पूरा हम एंट्री वगैरह साथ में लिख लेते हैं। क्लियर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। चलो फिर से देखते हैं। ईश्वर लिमिटेड इंक्लूडेड दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो हो गया मेरा। There has been no change in the carrying amount of investment in Ishwar Limited owns balance sheet on 1st April X1. On 1st April X1, the individual financial statements of Vinayak showed the following balances. तो कब ये 1st April X1? जी सर 1st April X1। बैलेंस शीट कब का दिया है, बैलेंस शीट देख लो 31st March X4, यानी क्या 1st April X1 X2 X3 सॉरी X2 X3 X4, 3 साल का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है मेरा। ये कैसे समझा, देखो बैलेंस शीट क्या कब का दिया है, बैलेंस शीट मुझे दिया है 31st March X4। मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन कब है, मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन अगर देखोगे तो 1st April X1 है, तो मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड 1st April जो है ना 1st April X1 ही होगा, बरोबर। उसके पहले वाला जो भी पीरियड रहेगा वो प्री एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 1st April X1 के बाद जो भी रहेगा वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड रहेगा, बरोबर। अब क्या है, मेरा यहाँ पे बैलेंस शीट जब दे रहा है X4 का दे रहा है, यानी 3 साल बाद का बैलेंस शीट दिया है, तो मुझे जो भी एडजस्टमेंट करना है वो 3 साल बाद का एडजस्टमेंट करना है। मतलब ये 3 साल के लिए जो भी एडजस्टमेंट करना है वो 3 साल के लिए करना पड़ेगा, राइट। नॉर्मली हमने 6 मंथ्स देखा था ना, वैसे ही सिमिलरली 3 साल का यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आ जाओ देखते हैं। द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या है वो, रिटेन अर्निंग्स दिया है, रिटेन अर्निंग्स इज 750 मिलियन एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी इज 25 मिलियन। रिटेन अर्निंग्स जो है वो 750 है और उसके बाद अदर इक्विटी जो अदर कंपोनेंट है वो 25 है। ये कहाँ पे जाएगा, ये प्री एक्विजिशन पीरियड में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंसेस है। चलो आगे देखते हैं। The director of Ishwar carried out the fair value exercise to measure the identifiable net assets and the liabilities of Vinayak at 1st April X1. The following balance मतलब emerged, जिसमें अब ईश्वर लिमिटेड ने क्या फेयर वैल्यू एक्सरसाइज किया और इससे मुझे क्या पता चला कि फेयर वैल्यू क्या क्या है वो पता चल गया। पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 800 मिलियन। अब पीपीई में दो चीज कवर्ड है, कौन सा, लैंड है और बिल्डिंग है। लैंड पहले 350 मिलियन था, अब कितना हुआ है, अब हो गया 400 मिलियन। नीचे दिया है लैंड 350 था, अब कितना हुआ है सर, अब हो गया 400 मिलियन। बिल्डिंग पहले कितना था, बिल्डिंग 450 था, अब हो गया 600। तो ये जो फेयर वैल्यू है वो हम एडजस्ट कर देंगे, राइट। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड में। उसके ऊपर का जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा या एक्सेस डेप्रिसिएशन होगा उसको पोस्ट में एडजस्ट करते हैं। सिमिलर विद गोस विथ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, पहले था 600 मिलियन का, अब कितना हुआ है, फेयर वैल्यू 700 मिलियन का हो गया है। एंड इसका एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है, 4 साल। 4 साल इसका एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, तो यानी डेप्रिसिएशन मुझे कंप्यूट करना है। आगे देखते हैं। नन ऑफ दिस प्लांट एंड इक्विपमेंट हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ बिटवीन 1st April X1 टू 31st March X4। यानी ये चीज़ क्यों बोल रहा है, ये चीज़ इसलिए बोल रहा है, याद है हमने एक चीज़ किया था क्या, अगर इनके समझो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंट्री है, उसका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया था हम प्री एक्विजिशन पीरियड में। अब क्या हुआ है, उसको डिस्पोज किया है, राइट। जब डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो फिर उस केस में उसका जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, डिस्पोज ऑफ विद इन ईयर एंड किया है। अगर डिस्पोज ऑफ किया है तो उसको क्या करूंगा मैं, पोस्ट में रिवर्स कर दूंगा। जो भी एडजस्टमेंट किया था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, उसको पूरा का पूरा उठा के पोस्ट में मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। ओके सर, सिंपल, यहां तक समझा है क्या। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, सिंपल है, हम सोल्यूशन करते समय डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इसको, राइट। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट जो लेना है वो लेना है और उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें कंप्यूट करना है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है सर। ऑन 1st April X1 द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ ध्यान रखो,
डिस्क्लोज द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अगर कभी भी सुना होगे, कभी भी कहीं पे भी वो बोलेंगे कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बुक्स में आ ही नहीं सकता, राइट। वो तो हम सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देते हैं। ये मेरा बैलेंस शीट है, समझो, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे दिया, राइट। बट एक ही ऐसा सिचुएशन है जहां पे मेरा जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो बुक्स में दिख सकता। कब सर? इन केस ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 103 में अगर कोई एंटिटी को मैं एक्वायर कर रहा हूँ और उस पर्टिकुलर एक्वायरी के बुक्स में, अब जैसे विनायक है, विनायक इज एन एक्वायरी, इसके बुक्स में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है और इस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मेरे पास रिलायबल एस्टिमेट है। नहीं समझा सर? क्या? देखो, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है किसके बुक्स में? एक्वायरी के बुक्स में, और वो एक्वायरी के बुक्स का जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है उसका रिलायबल एस्टिमेट है, तो वो रिलायबल एस्टिमेट होगा तो हम बुक्स में ले लेते हैं। इंड AS 103 में मैंने डिटेल में बताया था ये। तो जब रिलायबल एस्टिमेट है उसको तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि विनायक के बुक्स में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल एक्सपेंस द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वाज रिलायबली मेजर्ड, बोल रहे हैं ना रिलायबली मेजर्ड, तो यानी क्या मुझे बुक्स में लेना पड़ेगा, यानी क्या मेरा जो कंप्यूटेशन ऑफ ये है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स उसमें लेना पड़ेगा। वाज 30 मिलियन है तो वो अमाउंट लेना पड़ेगा। तो कॉन्टीजेंसी वाज रिजॉल्व इन द ईयर एंड 31 मार्च X2। देखो जी, हमने तो क्या किया, हमने प्री में जो है इसका अमाउंट ले लिया, किसका? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का, बराबर। हमने प्री में यहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ले लिया जो भी 30 मिलियन था। अब क्या बोल रहे, ईयर एंड में वो क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया। जैसे हमने पढ़ा था इन्वेंट्री और P&L में कि अगर इनकेस पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में मेरा जो कॉन्टीजेंसी या फिर इन्वेंट्री है वो उसको बेच देता हूँ, वो हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। सिमिलर केस गोज विद कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी कि पोस्ट के पीरियड में इसको रिवर्स कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि कॉन्टीजेंसी रिजॉल्व हो गया ना, कुछ पे करना ही नहीं पड़ा। देखो, नो पेमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय विनायक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, राइट। तो ये करना ही नहीं पड़ा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्या? इसको बुक्स में लेना पड़ेगा, राइट। चलो, ये समझा? सिंपल। अब ये चीज़ याद नहीं आ रहा है सर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का। इंड AS 103 में अगर नोट्स खोल के देखोगे ना, उसमें डिटेल में बताया था कि अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है और उसका रिलायबल एस्टिमेट है तो उसको हमें बुक्स में लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टीजेंसी हो सकता है, मतलब कॉन्टीजेंसी यानी क्या? रिलायबल एस्टिमेट है, यानी वो ऐसा उस टाइम पे अजम्पशन होता है कि इसको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक लाइबिलिटी मानते हैं, वो लाइबिलिटी हम बुक्स में दिखा देते हैं। चलो आगे देखते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट have not been reflected in the individual financial statements of विनायक लिमिटेड। तो यहाँ पे जो विनायक लिमिटेड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है ना, इसमें कोई भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है नहीं, हमें करना पड़ेगा। अभी जो है ना हम करेंगे, ठीक है। सो हम कर लेंगे। द टैक्स रेट, डिफर्ड टैक्स रेट अप्लाई टू द टेम्पररी डिफरेंस इज 20%। यानी क्या यहाँ पे हमें DT कंप्यूट करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे अच्छा वाला चीज़ क्या है देखने का? ये DT है, यानी डेफर्ड टैक्स कैसा कंप्यूट करना है ना, वो पूरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है। चलो आगे देखते हैं। क्या? द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड यूज द प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड व्हेन मेजरिंग द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ विनायक लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना NCI जो कंप्यूट होगा ना, ये PSNA मेथड से होगा, बराबर। क्या? प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड से होगा। तो यानी क्या? सिंपली नेट एसेट इनटू जो भी परसेंटेज ऑफ NCI है वो कर दो, तो फिर तुम्हारा NCI मिल जाएगा। इतना सिंपल है। इम्पेयरमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ गुडविल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इंड AS 36 याद है क्या? अब याद है बोले तो सर याद कैसा होगा? बराबर है, समझ सकता हूँ मैं। इंड AS 36 याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। इंड AS 36 में हमने एक इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल वाला चीज़ पढ़ा था। उसमें क्या करते थे नॉर्मली, उसमें हम देखते थे कि गुडविल जो है उसमें मैंने वो भी बताया था कि NCI वाला जो पार्ट है ना, NCI हम प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड से कंप्यूट करते थे, फेयर वैल्यू मेथड से कंप्यूट करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम नॉर्मली देखते हैं। अब NCI जो है दो मेथड से कंप्यूट करते हैं, फेयर वैल्यू एंड PSNA। फेयर वैल्यू से जब करते हैं दिस इज अ फुल गुडविल, राइट। ये जो है ये पार्शियल गुडविल है, राइट। और इम्पेयरमेंट में हम क्या करते हैं? रिकवरेबल अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं किससे? कैरिंग अमाउंट से, बराबर। रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट का कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। अगर इसमें से कोई भी डिफरेंस है, यानी क्या? माई रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन माई कैरिंग अमाउंट, तो इम्पेयरमेंट होता है।
तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट दिया होगा, ये रिकवरेबल अमाउंट इज फॉर होल बिजनेस, राइट। जो रिकवरेबल अमाउंट दिया रहेगा ये पूरा बिजनेस के लिए रहेगा। देखो यहाँ पे बताता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट जो भी दिया होगा ये तो बिजनेस के लिए रहेगा पूरा, बरोबर। पूरा बिजनेस के लिए रहेगा। नेक्स्ट थिंग, मैं जो गुडविल कंप्यूट करता हूं, अगर गुडविल मैं पीएसएनए मेथड से करूंगा, पीएसएनए मेथड से करूंगा तो ये तो मेरा पार्शियल गुडविल है, राइट। पार्शियल गुडविल है, तो मैं अगर इससे कंपेयर करूंगा, मतलब इंक्लूडिंग दिस गुडविल, मैं मेरा कैरिंग अमाउंट निकालता हूं और उसको कंपेयर करता हूं रिकवरेबल अमाउंट से, वो तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, गुडविल पूरा नहीं है यहाँ पे। तो मुझे उस पर पूरा पे लेके जाना पड़ेगा, पूरा पे लेके जाना इन द सेंस इसको क्या, फुल गुडविल तक लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल गुडविल को ग्रॉस अप कर देते हैं। पार्शियल गुडविल को हम क्या करते थे, ग्रॉस अप करते थे सर। ग्रॉस अप यानी क्या, सिंपल है, कितना पार्शियल गुडविल है, 80% है, तो 80% डिवाइड करते तो 100% गुडविल पे लेके जाते थे। और असेट्स प्लस फुल गुडविल, असेट्स प्लस फुल गुडविल को हम कंपेयर करते थे किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। जब इससे कंपेयर करूंगा तो अब कर सही हो रहा है ना, अब मेरा पूरा बिजनेस का वैल्यू पता है, असेट्स एंड फुल गुडविल, इसका पूरा वैल्यू पता है, और उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट का पूरा वैल्यू पता है। तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कितना मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है, राइट। तो सिमिलर केस गोज विद दिस ऑल्सो। अभी जो एडजस्टमेंट दिख रहे हैं ना वही है, ये ग्रॉसअप वाला एडजस्टमेंट वाला पार्ट है जो इंड AS 36 में हमने पढ़ा था। देखो, नो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एक्विजिशन डेट ऑफ विनायक, तो एक्विजिशन डेट के टाइम में कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं था। The reviews were carried out on 31st March X2 X3. On 31st March X4 में क्या बोल रहे हैं, The directors of Ishwar Limited carried out further review and concluded that the recoverable amount of net assets of Vinayak Limited as at the date was 2000. यानी क्या, 31st March कब क्या था, 31st March X4। अब जब 31st March X4 में आए यहाँ पे, इसमें पता चला कि इसका रिकवरेबल अमाउंट 2000 है। पहले 2 साल वो किए, अब तो 4th ईयर है, यानी कि X4 को हमें करना बोल रहे हैं कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस निकालने बोल रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट मिल गया 2000, यस सर, ये रिकवरेबल अमाउंट पूरा बिजनेस का है। बट यहाँ पे हम एनसीआई कौन से मेथड से कर रहे हैं, पीएसएनए मेथड, जिसमें मुझे गुडविल जो है पार्शियल गुडविल मिलेगा। तो ये पार्शियल गुडविल को मुझे फुल गुडविल पे लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे गुडविल को ग्रॉसअप करना पड़ेगा, और वो ग्रॉसअप करने के बाद इस रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करूंगा तो मुझे इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं वो पता चल जाएगा। ये कैसे करना है, क्या करना है, हम सोल्यूशन करते समय करेंगे। बस बेसिक आइडिया मिल गया क्या करना है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में। देखो, विनायक लिमिटेड इज रिगार्डेड एज सिंगल सीजीयू फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग गुडविल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो अगर इम्पेयरमेंट पे अगर याद करोगे ना, तो 2 चीज़ें करा था, एक इंडिविजुअल असेट, दूसरा क्या था, सीजीयू। इंडिविजुअल असेट में यानी क्या, एक मशीनरी है तो मशीनरी का हम इम्पेयरमेंट कर देते हैं। देन उसके बाद मेरा सीजीयू का केस आ गया। सीजीयू के केस में हम क्या करते थे, सीजीयू क्या है, एक ग्रुप ऑफ असेट्स है, एक ग्रुप ऑफ असेट्स है जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या करते थे, हम सीजीयू का एज अ होल हम क्या करते थे, इम्पेयरमेंट टेस्ट करते थे और इम्पेयरमेंट कर देते थे। तो वही बोल रहा है कि विनायक जो है ना, दिस इज अ सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट। ओके सो ये वाला समझा, गुडविल वाला पार्ट। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, अगर लेट होता रहेगा मुझे बता दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मतलब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ बचा हुआ लेक्चर, बाद में देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम लगेगा। प्रोविजंस वाला देखो, ऑन 1st April X3 Ishwar Limited completed the construction of non-current asset with an estimated useful life of 20 years। तो अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ईश्वर लिमिटेड की बात कर रहे हैं, विच इज दी होल्डिंग कंपनी, बरोबर। ईश्वर लिमिटेड जो है विच इज दी होल्डिंग कंपनी। अब ईश्वर लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसने क्या किया, कब, 1st April X3 को कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया, ओके, विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। ओके, नॉन करंट एसेट है, एनसीए है, और इसका यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स, इतना तो समझ में आ गया है। अब आगे क्या, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड इन पीपीई एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन वाज
डेप्रीशिएशन वाज कंप्यूटेड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो पीपीई का जो कॉस्ट है वो रिकग्नाइज कर लिया और उसको हमने अप्रोप्रिएट डेप्रीशिएशन लगा दिया। ईश्वर लिमिटेड हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द साइट ऑन विच द नॉन करंट एसेट इज लोकेटेड ऑन 31 मार्च X43। तो 2X43 में क्या हुआ है, इसको रिस्टोर करना है। जो पीपीई है 16 याद आता होगा, तो उसमें हम रिस्टोरेशन कॉस्ट वाला चीज एक पढ़ा था। क्या रिस्टोरेशन कॉस्ट इज नथिंग बट इन फ्यूचर मुझे क्या है, उस पर्टिकुलर पेज को मुझे रिस्टोर करना है, तो उसके लिए एक एस्टिमेट लेके लगते हैं और वो एस्टिमेट को हम क्या करते हैं, उसको पीवी यानी क्या प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं, उसको हम पीपी में इंक्लूड करते हैं। याद आया, हम क्या करते हैं, रिस्टोरेशन कॉस्ट है, वो रिस्टोरेशन कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते थे कि जितना भी होगा, और उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं, और आज के दिन में एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन या फिर एज ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ दैट असेट कितना आएगा, वो हम पूरा का पूरा हम पीपीई में ऐड कर देते थे, और ईयर ऑन ईयर उसका अनवाइंडिंग कॉस्ट आ जाता था। ठीक है, ये इंडिया 16 में पढ़ा था हमने। जब ये किया है, आगे क्या बोल रहे हैं, एक एडजस्टमेंट हम ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। 1 मिनट बचा है। ठीक है, हाँ चलो, क्या हो रहा है यहाँ पे, ईश्वर लिमिटेड कंप्लीटेड अ कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, और जो भी कॉस्ट आया है उसकी कॉपी पी में ये कर देगा, क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। उसके साथ साथ में एक और चीज़ है, क्या चीज़ है सर, यहाँ पे अगर कुछ डिकमीशनिंग कॉस्ट है या फिर रिस्टोरेशन कॉस्ट है, उसको क्या करते हैं हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं और उस प्रेजेंट वैल्यू को हम कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। बट ईश्वर ने क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो रिकग्नाइज्ड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डिप्रिशिएटेड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, Issue Limited had a legal obligation to restore the site on which the non-current asset is located on, ये भी ठीक है, on 31st March X43. The estimated cost of restoration as at 31st March X43, उसका estimated cost कितना है, 125 मिलियन का है। तो हम क्या करेंगे, 125 मिलियन है ना, 125 मिलियन को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कर देंगे और प्रेजेंट वैल्यू का जो भी अमाउंट आएगा वो हम कॉस्ट के पीपी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये एक चीज़ है। But the directors of Ishwar Limited had made a provision of 6.5. 6.25 जो किया है, ये सही प्रोविजन लग रहा है क्या, बताओ, व्हाट डू यू थिंक। इन्होंने क्या किया है, 125 को डायरेक्टली 1/20 करके प्रोविजन बनाया है। इज दिस द करेक्ट ट्रीटमेंट? 7 करोड़ का क्वेश्चन, चलो देखो, बोलो सही ट्रीटमेंट है? नहीं ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 125 मिलियन है इसको इनटू पीवी करेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो भी आएगा वो ले लेंगे। बट इन्होंने तो गलती किया है, आगे क्या बोला है, in the draft balance sheet as on 31st March X4. Okay. As appropriate discount rate in to use in relevant calculation is 6%. 6% का उसका appropriate discount rate है, and at the rate the present value of 1% payable 20%। आपने को फैक्टर भी दिया है, कितना है फैक्टर, 0.312 का है फैक्टर। ठीक है, आगे क्या बोल रहे, प्रिपेयर द कंसोल बैलेंस शीट ऑफ ईश्वर लिमिटेड एज एट 31st March X4, कंसिडर डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है सर, यहाँ पे बोला भी नहीं है कि पीपीई में ये क्या है, क्या किया है, पीपीई में कैपिटलाइज क्या है। ये जो 6.25 है, ये 6.25 जो है, ये बोला भी नहीं है कि पीपीई में कैपिटलाइज क्या है। अगर नहीं बोला है, हम क्या अज्यूम करेंगे, पीपीई में कैपिटलाइज नहीं किया है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया, ऐसा अज्यूम करेंगे ना, क्योंकि गलत ही कंप्यूटेशन किया है तो एंट्री भी गलत क्या होगा। तो क्या है, ये जो प्रोविजन है इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया, ऐसा अज्यूम करो, और यहाँ पे हमें इसको करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करेंगे, जो भी प्रोविजन है, अभी क्या क्या होगा, एंट्री देखो, एंट्री क्या क्या होगा, पीएनएल टू प्रोविजन क्या होगा, 6.25 ऐसा, राइट। अभी इसको रिवर्स कर दो, प्रोविजन टू पीएनएल कर दो, राइट। और यहाँ पे इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इम्पैक्ट यहाँ पे अपना कंसो अदर इक्विटी स्टेप नंबर 5 में आएगा। यानी क्या, सिंपली जो मेरा ये है पीएनएल जहाँ पे आएगा वहाँ पे मेरा कंसो अदर इक्विटी इन्वॉल्व होगा, यानी कंसो अदर इक्विटी में एडजस्ट करेंगे। देन इसके बाद पहले तो रिवर्स कर दिया सर,
देन नेक्स्ट थिंग क्या होगा, नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रोविजन जो भी है वो रिकग्नाइज करेंगे। वो रिकग्नाइज करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, पीपी को मतलब पीपी की कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, सिंपल। तो पीपी का कैश में ऐड करना है तो फिर पीपी अकाउंट करेंगे डेबिट टू प्रोविजन फॉर जो भी है डिसमेंटलिंग कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट। ये हमारा सेकेंड एंट्री होगा, और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन और उसके ऊपर का अनवाइंडिंग। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना है, अपन डायरेक्टली सोल्यूशन लिख देते। ये मेरा पूरा मोटा मोटा क्वेश्चन है। अब बोलोगे एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम रीड कितना टाइम करें, रीड तुम्हें 5 मिनट में ही करना है, मैं समझा रहा हूँ इसके लिए टाइम लिया है, ठीक है। रीड तुम्हें 5-10 मिनट, 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया, रीड तो 3-4-5 मिनट में ही करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी छोटे मोटे बताऊंगा मैं, कि जैसा यहाँ पे डीटी कंप्यूटेशन कैसे करना है, डीटी कंप्यूटेशन कैसे करना है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद छोटे मोटे ट्रिक्स बताऊंगा। वो अगर फॉलो करोगे तो मतलब फॉलो इन द सेंस लॉजिकली तो तुम्हें पता है, बट लॉजिकली वहाँ पे सोचने टाइम लगेगा ना, कोई भी चीज़ लॉजिकली सोचने थोड़ा टाइम लगेगा। यानी क्या डीटी क्या है, मेरा टैक्स बुक्स में इतना है, टैक्स बेस इतना है, ये करो, नहीं, डायरेक्टली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रिक बताऊंगा वो यूज कर देना है। चलो सॉल्व करें, लेट्स सॉल्व। चलो पहले एक बेसिक इन्फो लिख लेते हैं हम। एक मेरा ईश्वर है, परमेश्वर, जो पेरेंट, जो मेरा पेरेंट कंपनी है, और एक विनायक जो मेरा सब्सिडी कंपनी है, राइट। पेरेंट कंपनी कितना होल्ड कर रहा है बताओ, मेरा पास कितना शेयर्स है विनायक लिमिटेड के, 400 शेयर्स। देखो विनायक का कितना है टोटल, 5, इसको डिवाइडेड बाय करो कितना, और 1000 कर दो, तो ये आ जाएगा 500 मिलियन शेयर्स। इसमें से जो ईश्वर है, ईश्वर सिर्फ होल्ड कर रहा है कितना, 400, तो बताओ कितना प्रोपोर्शनेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 500 करोगे, इंटू 100 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कितना, 80% होल्ड कर रहा है ना। तो 80% होल्डिंग किसके पास है, पेरेंट कंपनी, सिंपल। देन कम्स मेरा फर्स्ट नंबर स्टेप, क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 इज माई परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी निकाला है ना, क्या है, शेयर्स, कितना शेयर्स, 400 मिलियन रुपीस, क्यों लिख रहा हूँ, 400 मिलियन शेयर्स है। इसमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि विनायक का 2 शेयर पे 1 शेयर ऑफ ईश्वर मिलेगा, तो टोटल मिला के 200 मिलियन शेयर्स मिलेगा, और ₹7 इज दी फेयर वैल्यू ऑफ ईश्वर लिमिटेड, राइट। तो कितना आ जाएगी ये, 1400 मिलियन, सिंपल। स्क्रीन दिख रहा है ना, ये आ जाएगा 1400 मिलियन। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ क्या क्या है, ये है विनायक शेयर्स फॉर एक्सचेंज, ठीक है। ये लिखूँ मैं, ये है ईश्वर शेयर्स फॉर विनायक, ये है फेयर वैल्यू ऑफ ईश्वर ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। दिस इज माई पीसी। अब ये जो 1400 मिलियन है, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माई इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एलिमिनेट करेंगे हम। अब एक और चीज यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे। याद है ये क्वेश्चन में देखा था ना हमें, क्या देखा था सर क्वेश्चन में हमारा जो 15 मिलियन है उसका क्या करना है, मुझे रेक्टिफिकेशन करना है। ये देखो इनिशियली ऐसा हुआ होगा एंट्री,
अब मुझे क्या करना है, इसको सुधारना है और ऐसा करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना है। सिंपल है, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट में जो भी इंक्लूडेड था, यानी कि मेरा जो क्या था, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा और इन्वेस्टमेंट को कम करूंगा। तो देखो क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15 मिलियन का टू इन्वेस्टमेंट 15 मिलियन, राइट। तो इससे मुझे क्या होगा, इसका फर्क कहाँ पे पड़ेगा सर, इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ये मेरा जाएगा कंसो अदर इक्विटी स्टेप 5, राइट। और ये वाला जो पार्ट है ये इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से ये रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। डन, यहाँ पे कोई भी डाउट यहाँ तक? If there are no doubts, then we'll go to step number 2. ये है मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अब ये जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है, इसमें हम नॉर्मली कैसे करते हैं, प्री एंड पोस्ट। तो किसको प्री एंड पोस्ट करेंगे हम, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी को हम क्या करेंगे, प्री एंड पोस्ट में बांटेंगे। ठीक है। अब अदर इक्विटी में सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देख लो। ये रहा मेरा जो प्री वाला पार्ट मैंने कहीं तो लिखा था, ये देखो अदर इक्विटी में यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 25 एंड रिटेन अर्निंग्स से 750। ये तो प्री में चला जाएगा, इतना तो मेरा क्लियर है। बट बैलेंस शीट में भी दिया होगा ना, देखो बैलेंस शीट में भी मेरा अमाउंट होगा। देखो यहाँ पे अदर कंपोनेंट एंड इक्विटी कितना हो गया 50,000, इनिशियली 25,000 था, तो यहाँ पे 25,000 का इंक्रीज है, दैट विल गो इनटू पोस्ट। और मेरा जो रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स में भी इंक्रीज है, वो भी पोस्ट में चला जाएगा, बराबर। तो लेके आ जाओ, कितना था, कहा गया यार, प्री एंड पोस्ट लिखा था मैंने, हाँ। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटीज 25 एंड 750। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, ये है यहाँ पे 25 और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 25। ये कैसा आया, 50 मेरा बैलेंस शीट में है एंड 25 मिलियन मेरा यहाँ पे प्री में चला गया, तो फिर डिफरेंस जो भी रहेगा पोस्ट में जाएगा। देन कम्स माय रिटेन अर्निंग्स। अब एडजस्टमेंट जो भी करना है रिटेन अर्निंग्स में करना है। रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे 750 मिलियन था, ठीक है। और 1050 कुछ तो था ना, यहाँ पे देख लो कितना है बैलेंस शीट में, ये डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो मिलियंस में आ जाएगा, तो 1050 आएगा ना, राइट। कितना आएगा 1050, इसको मैं 1505500 1000 से करूँगा तो 1050। इसमें से 750 वॉज कंसिडर्ड इन प्री, तो बचा हुआ कहाँ पे जाएगा, पोस्ट में। 1050 माइनस 750, 300 मेरा जाएगा पोस्ट में। ओके डन, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। क्या यहाँ पे डिविडेंड वाला कोई भी एडजस्टमेंट है क्या, डिविडेंड वाला कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई भी डिविडेंड एडजस्टमेंट नहीं आएगा। चलो एक और चीज़, मेरा यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन इज इनिशियली इन द सेंस 1 अप्रैल को है, राइट। तो फिर मिड ऑफ द ईयर नहीं है, मैं प्रॉफिट को बांटने के लिए,
अगर प्रॉफिट जो एक्विजिशन डेट है वो मिड ऑफ द ईयर होगा तो मैं प्रॉफिट को बांटता था इवनली, बट यहाँ पे मिड ऑफ द ईयर नहीं है, स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो फिर टाइम एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा। देन कम्स दी नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे जी, डायरेक्टली हम ये करेंगे सर, ये हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट या चेंजेस बोल लो, ठीक है, या फिर क्या बोलो, चेंजेस बोल लो। चलो सबसे पहले चेंज किस किस में आया था? फर्स्ट वन वॉज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हमारा सबसे पहले लैंड कंपोनेंट था फॉर 350 मिलियन, राइट। वो बढ़ के कितना हुआ, लैंड कंपोनेंट वॉज 400 मिलियन, बरोबर। 350 था पहले, अब कितना हुआ 400, तो इसका एडजस्टमेंट करना होगा ना। तो आ जाओ पहले लैंड का कर लेते हैं। ऐड करो रिवैल्यूएशन गेन ऑन लैंड, कितना है 400, अब हो गया, पहले 350 था, इसको थोड़ा पीछे ले लो क्या, तो 50 का इंक्रीज है। अगर 50 का इंक्रीज है तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या करना है, डेफर्ड टैक्स का कंप्यूटेशन भी लेना है। अब ये इंक्रीज है, ऐड करेंगे। अब समझो एक लॉजिकली पहले वाला चीज समझते हैं, फिर उसके बाद बाकी का हम देख लेते हैं कैसे करना है। चलो हम क्या देखते हैं, नॉर्मली व्हाट वी सी कि मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है और फेयर वैल्यू कितना है। अब ये जो फेयर वैल्यू कर रहे हैं ना, फेयर वैल्यू हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ बुक्स में हो रहा है, टैक्स बेस में हो रहा है क्या चेंजेस? नहीं, टैक्स बेसिस में 350 का 350 वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मेरा बुक्स में, मेरा जो बुक्स में है वो दिख रहा है 400, राइट। और मेरा जो टैक्स बेस है वो कम है, टैक्स बेस को लेस कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, जो भी करना है चेंजेस बुक्स में करना है। तो मुझे असेट को कम करना है, असेट को अगर कम करना होगा मुझे क्या करना, क्रिएट करना पड़ेगा, DTL क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। असेट को कम करना है तो DTL क्रिएट करना पड़ेगा, तो DTL क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, DTL, लेस कर दो DTL, कितना 50 के ऊपर 20% आ जाएगा यहाँ पे 10। सिंपल, क्लियर यहाँ तक? देन कम्स नेक्स्ट थिंग, रिवैल्यूएशन गेन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग वाला देख लो कितना है, बिल्डिंग पहले कितना था, अब कितना हुआ। बिल्डिंग पहले था 450 मिलियन का, अब हुआ है मेरा 600 मिलियन, इंक्रीज हुआ है। अब बिल्डिंग में ना एक और चीज भी देखोगे, द बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी हैड अ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एट 1 अप्रैल X1। तो 1 अप्रैल X1 को ये बोल रहे हैं कि बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 30 ईयर्स का उसका लाइफ है, और लाइफ उसका बचा हुआ है 30 ईयर्स का। तो इसमें मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं कैसे करना है। 150 मिलियन का तो इंक्रीज है, 600 अभी हुआ है, पहले कितना था 450, तो ये आएगा 150 मिलियन। अब सिंपल है, अब तो समझ में आ गया होगा, अगर रिवैल्यूएशन गेन होगा सर तो उसके ऊपर क्या आएगा, DTL आएगा, राइट। DTL कितना है 150 इंटू 20%, कितना आएगा 150 इंटू 20%, ये आएगा 30, बराबर। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन जो भी है वो लेस कर देंगे, ठीक है। अब एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे हम, सिंपल है, मेरा रिवैल्यूएशन गेन कितना है 150, मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो याद रखना है, डेट ऑफ एक्विजिशन इज स्टार्ट ऑफ द ईयर। अगर मिड ऑफ द ईयर होता तो हमें वो जो तामझाम करते थे ना कि उसका कैरिंग अमाउंट निकालो,
क्या एज ऑन मिड ऑफ द ईयर, जो भी 1 अक्टूबर था। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे फेयर वैल्यू से। वो पूरा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो जो भी मेरा पहले वाला जो पीपीई था यानी बिल्डिंग था, उसके ऊपर ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, बरोबर। अब जो आएगा बचा हुआ जो एडिशनल है उसके ऊपर आएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 150 मिलियन इनटू, अब देखना है कितने साल से करना है। यूजफुल लाइफ है 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स तो मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाय 30 ईयर्स। बट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितने साल का है? 3 साल का है ना, तो 3 साल से मैं डिप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा। होप सो दिस कंप्यूटेशन इज क्लियर। क्या हुआ है, देखो सिंपल है। एक्सेस डिप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे हम? एक मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो मेरा जो 450 है, यहाँ पे जो 450 है, ये 450 के ऊपर 1 साल का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गया है। अब मुझे चार्ज करना है सिर्फ 150 के ऊपर। 150 के ऊपर कैसा करूंगा? ये 150 के ऊपर क्या है, 3 साल पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, 3 साल पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिवाइडेड बाय जो भी यूजफुल लाइफ है, तो कर दूंगा, मेरा यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो देखो 150 इंटू 3/30 कितना आएगा? 15। 15 का मेरा यहाँ पे एडिशनल या एक्सेस डिप्रिसिएशन बोल लो, ठीक है। अब एक और चीज़ है सर, यहाँ पे हमने जो रिवैल्यूएशन किया है उसके ऊपर डीटीएल क्रिएट किया था, अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो डीटीएल है उसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मेरा देखो, डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स इज नथिंग बट टेम्परेरी डिफरेंस। वो बेस्ड ऑन फ्यूचर में जैसे जैसे वो उसका रिडक्शन होते जाएगा, वैसे वैसे हम डीटीएल को भी रिवर्स करते रहेंगे। ये इंडियस 12 में हम पढ़ेंगे अच्छा डिटेल से। बट यहाँ पे इतना समझ लो, अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर रिवर्सल भी आएगा ऑफ डीटीएल। तो रिवर्सल ऑफ डीटीएल कर लो। अब रिवर्सल ऑफ डीटीएल ऐड होगा, हाँ, तो 15 के ऊपर जो भी 10% या 20% था ना, 20%, ये मेरा 3। अगर ट्रेंड देखोगे ना, ट्रेंड देखोगे तुम्हारे, मतलब एग्जाम के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरा अगर गेन होगा ना उसके ऊपर डीटेल आएगा नेगेटिव अमाउंट, गेन हो गया डीटेल आएगा नेगेटिव अमाउंट। अगर लॉस हुआ यानी क्या कुछ एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डीटीए आएगा, या डीटीए नहीं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डिटेल क्रिएट किए थे पहले, उसके लिए रिवर्सल ऑफ डीटेल बोल रहा हूँ 3। तो वैसे ही एग्जाम में भी फॉलो करना है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। अगर तुम वो लॉजिकली सोचते बैठोगे ना तो टाइम लगेगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, वेरी एक सिंपल था, सॉरी क्या था वो, प्रॉपर्टी था। अब प्लांट आएगा। प्लांट क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 600 मिलियन हैड अ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 700 मिलियन। अब 700 मिलियन का किसका क्या हुआ, प्राइस हो गया, तो 100 का इंक्रीज है और इसका यूजफुल लाइफ कितना है, 4 साल का है। सेम करेंगे, आ जाओ, अब तो प्रो हो जाना चाहिए तुम। ऐड कर देंगे रीवैल्यूएशन गेन ऑन पीपीई, कितना है 700 माइनस 600, तो मेरा 100 का इंक्रीज है। इसके ऊपर डीटीएल क्रिएट होगा 100 इंटू 20, जो मेरा 20 आ जाएगा, राइट। अब इसका 4 साल का इसका यूजफुल लाइफ है, तो इसमें से लेस कर दो एक्सेस डेप्रिसिएशन। सेम वही लॉजिक, मेरा स्टार्ट डेट ऑफ द एक्विजिशन स्टार्ट ऑफ द ईयर है, स्टार्ट ऑफ द ईयर ये पी 600 के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अब बचा हुआ 100 के ऊपर चार्ज करना है, तो 100 के ऊपर अब कर रहे हैं हम, तो 100 इंटू 3/4 ईयर्स। अब 3/4 ईयर्स क्यों सर? क्योंकि 4 ईयर्स उसका जो है ना यूजफुल लाइफ है, एंड 3 ईयर्स मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है उसके लिए, तो यहाँ पे 75 का कुछ आ जाएगा। अब डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं तो सर इसके ऊपर क्या आएगा, डीटीएल रिवर्सल भी आएगा, तो डीटीएल रिवर्सल ऐड कर लो। अब तुम्हें जो डीटीए बोलना है तो बोल सकते हो, बट यहाँ पे करेक्ट वर्ड है डीटीएल रिवर्सल। कितना आएगा डीटीएल रिवर्सल? 75 इंटू 20%, तो यहाँ पे 15 का एडिशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कहाँ पे भी कोई भी डाउट है छोटा सा तो बोल दो। हाँ चलो, ये तो समझ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बचा है क्या मेरा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी तो सिंपल है, हमने जो बताया था कि रिलायबल एस्टिमेट है, तो रिलायबल एस्टिमेट है 30 मिलियन का, वो 30 मिलियन प्री एक्विजिशन पीरियड में तो लेना है मुझे, तो ले लो प्री एक्विजिशन पीरियड में। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो क्या करते हैं हम, लेस करते हैं।
ध्यान रखना, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कितना है 30। यार ये लाइन बनाना था ना मुझे, 1 मिनट पहले लाइन बना लेता हूँ मैं। ओ शिट, ठीक है चलो। अब इसके ऊपर क्या आएगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, नेगेटिव अमाउंट है, तो अगर तुम्हें लॉजिकली बताना है तो बता देता हूँ मैं। टैक्स बेस ये है जिसमें यहाँ पे 0 है, बुक्स में फेयर वैल्यू ले रहे हैं हम जो 30 दिखा रहे हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू इज मोर एंड टैक्स लाइबिलिटी इज लेस। चेंजेस कहाँ पे करना है मुझे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में ना बुक्स में करना है, जो भी चेंजेस करना है बुक्स में करना है। तो देखो सर यहाँ पे मेरा चेंजेस फेयर वैल्यू है, राइट, और ये लाइबिलिटी है, बरोबर। ये क्या है, मेरा लाइबिलिटी है, दिस वन इज लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी को अगर मुझे कम करना है तो मुझे असेट क्रिएट करना पड़ेगा ना, लाइबिलिटी को कम करने मुझे असेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे DTA आएगा, यहाँ पे आएगा DTA 30 इंटू 20% विच इज 6, राइट, जो 6 आएगा। तो सिंपल है, ये वाला पार्ट तो समझा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक और भी चीज बताया ना, क्या चीज बताया है क्वेश्चन में, ये चीज बताया कि ये जो कॉन्टिजेंसी है दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड। देखो तो अगर यहाँ पे द कॉन्टिजेंसी वाज रिजॉल्व्ड इन अ ईयर एंडेड 31 मार्च X2 एंड नो पेमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय विनायक लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टिजेंसी रिजॉल्व हो गया, तो प्री में जो भी किया था उसको पोस्ट में हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्सल ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितना 30, और इसके ऊपर जो भी DTA आया था उसको भी रिवर्स कर देंगे। रिवर्सल ऑफ DTA ये लेस कर दिया, तो मैंने मेरे हिसाब से पूरा का पूरा एडजस्टमेंट मैंने कवर कर लिया। और कोई है क्या देखता हूँ, प्लान एंड प्रॉपर्टी हो गया है मेरा। इम्पेयरमेंट वाला पार्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा, प्रोविजंस वाला पार्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन कर लो, कितना आता है 25 प्लस 70 750 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 150 माइनस 30 प्लस 100 माइनस 20 माइनस 30 प्लस 6। मेरा अदर इक्विटी वाला पार्ट कितना आ रहा है, टोटल ऑफ अदर इक्विटी ये आ गया मेरा 991। ओके, देन देखते हैं पोस्ट, 25 प्लस 300 माइनस 15 प्लस 3 माइनस 75 प्लस 15 प्लस 30 माइनस 6, तो 277 मेरा आ रहा है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट। क्या ये INA है क्या, नहीं सर, ये अदर इक्विटी वाला पार्ट है। अब हम कंप्यूट करेंगे टोटल INA दैट इज नेट एसेट्स, जो भी नेट एसेट्स है वो। तो इक्विटी शेयर क्या आएगा मेरा, इक्विटी शेयर्स प्लस अदर इक्विटी। तो इक्विटी शेयर से मेरा 500 मिलियन का एंड अदर इक्विटी वाज 991, तो टोटल मेरा INA कितना आ गया 500 प्लस 991, तो ₹41491 मेरा टोटल INA आ गया। सिंपल है, एकदम आराम से कर रहे हैं हम, एकदम आराम से। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो मुझे। अब ये जो है ये पेरेंट एंड सब्सिडी NCA में बांटेगा। पेरेंट का 80% है, NCI का 20% है, बांट तो बता दो कितना आएगा, 277 इंटू 80%, तो ये आ जाएगा 221.6 एंड बचा हुआ 55.4। 55.4 मेरा पोस्ट एक्विजिशन मतलब NCI का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमने खत्म कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझा ये चीज, मतलब सिंपल था।
चलो स्टेप नंबर 3 में चले। स्टेप नंबर 3 है मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में देखो जी, हम दो जगह में कैलकुलेट करते हैं। दो जगह मतलब दो टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन में एज क्वेश्चन सजेस्ट दैट मेरा जो भी ये है एनसीआई, वो पीएसएनए मेथड से कंप्यूट करेंगे हम। किससे? पीएसएनए मेथड। तो पीएसएनए मेथड के बेसिस में कंप्यूटेशन कर लो। पीएसएनए मेथड से कंप्यूटेशन कर लो, कितना आता है मेरा नेट एसेट्स कितना है इनटू परसेंटेज ऑफ एनसीआई। नेट एसेट से 1491 इनटू परसेंटेज ऑफ एनसीआई है 20%। तो देख लो कितना है 1491 इनटू 20%, तो ये आ जाएगा 298.20, 298.20 आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद अगर मैं करूंगा यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद CFS, दैट इज ईयर एंड, ईयर एंड का एनसीआई। तो ईयर एंड का एनसीआई सिंपल है, कैसे कंप्यूट करूंगा ईयर एंड का एनसीआई? मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन का एनसीआई ले लो, कितना 298.20, बराबर। इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर लो। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या है? देखो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का 55.4 है, तो यहाँ पे 55.4 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। और क्या होगा सर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का? कुछ नहीं होगा। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे 298, मतलब टोटल निकालेंगे, लेस नहीं करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन का एनसीआई जो आ गया 353.60, ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का एनसीआई आया। इज दैट क्लियर? स्टेप नंबर 3 भी खत्म हो गया बातों बातों में। मतलब कितना सिंपल है, पक्का? चलो अब जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें ये ध्यान रखना, ये वाला स्टेप रिवाइज करके जाना ही है। क्या है ये? गुडविल, एंड ये आ जाएगा बार्गेन परचेस। ठीक है, गुडविल एंड बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करेंगे हम? कंप्यूटेशन कैसा होगा गुडविल या बार्गेन परचेस का? सिंपल है, सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन ले लूंगा। परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन कितना है मेरा? 1400 मिलियन, मुझे याद है, राइट। फिर ऐड कर लो एनसीआई। अब एनसीआई जब ऐड करते हुए ना, याद रखना डेट ऑफ एक्विजिशन का करना है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन का एनसीआई इज 298.20। देखो यहाँ पे 298.20, इसका देख लो कितना आता है 1400 इंटू 298.20, ये आ जाएगा 1698.20। अब जिसमें हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे मेरा नेट एसेट्स। नेट एसेट लेस कर दो 1491, तो मेरा गुडविल आ जाएगा। कितना आएगा गुडविल? 1491, ये आ जाएगा 207.2, राइट। यही आएगा। कंप्यूटेशन देख लो अगर चाहिए तो। 1400 प्लस 298.20 माइनस 41491, एंड दिस गुडविल इज प्रोपोर्शनेट गुडविल। ये है मेरा प्रोपोर्शनेट गुडविल। अब ये प्रोपोर्शनेट बोलने से क्या मतलब है? ये जो गुडविल है वो गुडविल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है, ठीक है। ये जो गुडविल है दिस कंसिस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी का ही। अब क्या करना है सर? अब तो इम्पेयरमेंट भी है ना इसमें, अब तो इसमें इम्पेयरमेंट भी है, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, तो तब जाके मुझे गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मैं इम्पेयरमेंट वाला जो पार्ट है वो फिर से पढ़ा देता हूँ, मतलब एक बार तुम्हें समझ आ देता हूँ कि क्या करना है यहाँ पे। क्या है सर यहाँ पे? देखो, नो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एक्विजिशन डेट ऑफ विनायक लिमिटेड was evident when the reviews were carried out on 31st March X2 and X3. X2 और X3 जब रिव्यू किया था तब गुडविल, कोई भी गुडविल जो है ना ये इम्पेयर नहीं हुआ था। On 31st March X4 the directors of Ishwar Limited carried out further review
रिव्यू करने के बाद उनको ये पता चला कि जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स है, जो भी नेट एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना है, 2000 है। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना है मेरा, 2000। मैं कहीं लिख लूँ क्या, यहाँ यही पे बताता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें मुझे क्या मिला है, रिकवरेबल अमाउंट मिला है। कितना है, ₹2000 का, 2000 का रिकवरेबल अमाउंट है। अब मुझे चाहिए क्या, कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे कंप्यूट करूंगा, अगर देखोगे कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट माय वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, नेट एसेट्स समझ लो। तो यहाँ पे नेट एसेट्स है क्या मेरे पास, जी सर है, कैसा है, देखो प्री एक्विजिशन पीरियड का 991, यानी क्या, ये अप टू चलो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे गुडविल में। अब मुझे क्या कंप्यूट करना है, कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना है, राइट। जब कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना है मुझे, तो कैरिंग अमाउंट कैसे कंप्यूट करूंगा, है क्या मेरे पास कैरिंग अमाउंट, बिल्कुल है। देख लो मेरा जो ये अमाउंट है प्री वाला 991, राइट, मेरा 991 जो प्री का अमाउंट है, दिस अमाउंट ये जो प्री का कंसिस्ट करता है, बरोबर। ये जो पीरियड है ये 3 साल बाद वाला है, पोस्ट मतलब तीनों साल कवर कर रहा है ना, तो तीनों साल जब कवर कर रहा है, प्री प्लस पोस्ट इज नथिंग बट माई कैरिंग अमाउंट। ये क्या कंप्यूट कर रहे हैं हम, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कंप्यूट कर रहे हैं ना, बरोबर, दिस इज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, ये कंप्यूट कर रहे हैं। तो मेरे पास दिस प्लस दिस विल बी माई कैरिंग अमाउंट, बरोबर। अब तक का कैरिंग अमाउंट आ जाओ देखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्री प्लस पोस्ट प्लस गुडविल भी आएगा यहाँ पे, राइट। वो तो सिर्फ नेट एसेट्स है, उसमें गुडविल नहीं था, अभी गुडविल भी आएगा साथ में। तो प्री वाला 991 है, प्लस पोस्ट वाला 277 कुछ था, राइट। प्री वाला 991 और पोस्ट वाला 277। अब गुडविल आएगा। अब गुडविल कौन सा आएगा सर, ये वाला गुडविल आएगा क्या, क्वेश्चन है कि ये वाला गुडविल आएगा क्या। ये तो गुडविल ये पार्शियल गुडविल है ना, दिस गुडविल इज पार्शियल गुडविल, क्यों, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, यानी क्या, इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो गुडविल कैसे कंप्यूट करूंगा, देखो ग्रॉस अप ऑफ गुडविल 207.20 है ना, हाँ 270.07, दिस इज 80% ऑफ टोटल गुडविल, ठीक है। ये जो है ना, ये 80% ऑफ टोटल गुडविल है, तो 80% ऑफ टोटल गुडविल है, डिवाइडेड बाय 80% कर दूंगा, तो 207.20 डिवाइडेड बाय 80%, तो 259 विल बी माई गुडविल, एक्चुअल 100% गुडविल। ये जो है दिस इज 100% ऑफ गुडविल, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा 259। फिर से समझा तो आराम से सुनो क्या हो रहा है। ये वाला तो मेरा कैरिंग अमाउंट है, 991 प्लस 277 मेरा कैरिंग अमाउंट है, इसके साथ साथ में गुडविल भी आना चाहिए। तो गुडविल जो है ना, ये 207 2.0.2 क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि दिस इज द पार्शियल गुडविल, ये पार्शियल है, ये फुल गुडविल नहीं है। तो जब पार्शियल गुडविल है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा तो रिकवरेबल अमाउंट फुल है, दिस अमाउंट इज फुल, तो मुझे फुल जो रिकवरेबल अमाउंट है पूरा का पूरा मुझे किससे कंपेयर करना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ बिजनेस से कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे फुल गुडविल चाहिए, तो फुल गुडविल कंप्यूट किया और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो कंप्यूट करो टोटल कितना आता है इसका, 991 प्लस 277 प्लस 259, तो ये आ जाएगा 1527, राइट। ये कितना आएगा 1527, हमने कुछ ये किया क्या, अच्छा मेरा यहाँ पे आया नहीं, ये ना सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 भी है, आईएनए में इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड करते हैं ना, तो 500 मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, अदर रिजर्व्स मेरा 991 है, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट 277 है, और ये मेरा गुडविल है। तो कंप्यूट करो कितना आता है, 500 प्लस 991 प्लस 277 प्लस 259, दिस कम्स आउट टू बी 2027,
राइट। तो यहाँ पे ले लो 2027। देखो यहाँ पे वेदर माई कैरिंग अमाउंट इज मोर देन माई रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट आएगा क्या? यस सर, यहाँ पे इम्पेयरमेंट आएगा ऑफ ₹27। कितना आएगा इम्पेयरमेंट? ऑफ ₹27। समझा? लॉजिक समझा है क्या? क्या करना है मुझे? सिंपल, कैरिंग अमाउंट से मुझे कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट को, राइट। तो अब कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा, कैसा कंप्यूट किया? मेरा IN है, दिस इज नथिंग बट माई IN है, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, राइट, और गुडविल, ये सबको ऐड करा, मुझे कैरिंग अमाउंट मिल गया। और इस कैरिंग अमाउंट को मैं जब कंपेयर करूंगा तो 27 का जो है मुझे यहाँ पे क्या मिला है? इम्पेयरमेंट मिल गया। अब 27 जो इम्पेयरमेंट है, ये जो 27 का इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 27। अब ये जो 27 का इम्पेयरमेंट लॉस है, इसमें दो पार्ट है, एक नोशनल वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे ग्रॉसअप किया है, राइट, और एक दूसरा एक्चुअल। तो नोशनल वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे, जो एक्चुअल है उसको कंसिडर करेंगे। तो यानी यहाँ पे सिर्फ 80% विल बी कंसिडर्ड इन माय बुक्स, 20% जो है ये इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट हमने क्या किया, उसको ग्रॉसअप किया था, बराबर। बट यहाँ पे हम नॉर्मली हम फॉलो क्या कर रहे हैं? PSNA मेथड। तो PSNA मेथड के हिसाब से सिर्फ 80% जो है वो लेस कर देंगे। तो 27 का 80% कितना आएगा बोलो? ये आएगा 21.6। दिस इज माई इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। तो कितना आएगा? 21.6 मेरा इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है। ये लेस कर दो तो आ जाएगा 207.2 माइनस 21.6, तो ये आ जाएगा 185.60। क्लियर? फिर से बताओ। समझ गया? ओके, वेरी गुड। जब ये समझ गया तो फिर आगे बचा क्या है? बचा है मेरा स्टेप नंबर 5, दैट इज कंसो अदर इक्विटी। ठीक है, कंसो अदर इक्विटी। कंसो अदर इक्विटी में सबसे पहले क्या लूंगा मैं? पेरेंट का अदर इक्विटी ले लूंगा, राइट। पेरेंट का अदर इक्विटी दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर दिया है ना, देखो आ जाओ, कितना है? 28, मतलब थाउजेंड्स में करो, 2865 और 1250, 2865। यहाँ पे मेरा जो है रिटेन अर्निंग्स, क्या क्या था? रिटेन अर्निंग्स और अदर इक्विटी 2865 और 1250, बराबर है ना, राइट। यही था। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? ये रहा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 221 का, 221.60। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? अब जो है ना एडिशनल एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, जस्ट अ मिनट। चलो, हाँ, क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है देखो, अदर इन्वेस्टमेंट है मेरा, इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्लूडेड था, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडेड था ना, ये रहा। ये क्या है? मैंने बोला था कंसो अदर इक्विटी में से लेस करना पड़ेगा, राइट। तो कंसो अदर इक्विटी में से ये भी लेस हो जाएगा। गर्मी बहुत बढ़ गया है ना। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ये कितना है? 15। इतना ह्यूमिडिटी है अभी बाहर, मतलब क्या ही बोले, बैठे बैठे मतलब पसीना निकल जाता है। चलो 15 मिलियन ऐड किया, सिंपल है यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब एक और चीज देखा था हमने, प्रोविजंस वाला पार्ट, ठीक है। एक और है मेरा गुडविल वाला भी है, अब प्रोविजन वाला भी है। गुडविल वाला पहले लेस कर लेते हैं, फिर प्रोविजन में चलते हैं। गुडविल कितना है? 21 पॉइंट, गुडविल कितना लेस होगा? 21.60। ये लेस हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। सिंपल। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज है मेरा यहाँ पे, प्रोविजंस। प्रोविजंस हुआ क्या था पहले? हुआ ये था सर
कि यहाँ पे प्रोविजंस को इंक्लूड किया था इन पीएनएल, वो 6.25 जो है ना वो, तो उसको रिवर्स करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, प्रोविजन टू पीएनएल करेंगे, दैट इज 6.25 एंड 6.25, बराबर वही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला है, 6.25 का यहाँ पे है, कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पे 6.25 का है, तो 6.25 का यहाँ पे है, तो सेम वही करना पड़ेगा, मुझे 6.25 का ऐड करना पड़ेगा, ऐड इन द सेंस रिवर्स करना पड़ेगा। ये देखो रिवर्सल करेंगे तो पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बराबर पीएनएल मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा रिवर्सल ऑफ प्रोविजन विच इज 6.25, बराबर। देन देखते हैं, अब करेक्ट प्रोविजन भी कंप्यूट करना है ना, करेक्ट प्रोविजन कितना है, 125 मिलियन का कॉस्ट है, इंटू 0.312 का यहाँ पे मुझे क्या है दिया है, एक फैक्टर दिया है, तो देखो 125 इंटू 0.312, तो ये मेरा 39 रुपीज़ का करेक्ट प्रोविजन है। क्या है सर, 39 रुपीज़ का करेक्ट प्रोविजन। इसका करेक्शन एंट्री क्या होगा, पीपीई अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन, राइट, तो ये होगा 39 एंड ये होगा 39, तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन बढ़ रहा है, राइट, ये मेरा करेक्शन एंट्री है, सिंपल। देन कम्स, अब ये जो 39 है, ये जो 39 है इसके ऊपर 3 साल का अनवाइंडिंग भी आएगा ना, बराबर, इस साल का 3 साल का अनवाइंडिंग भी आएगा, इसके ऊपर 6% के हिसाब से, राइट, तो अनवाइंडिंग है वो अनवाइंडिंग लेस कर देंगे, तो देख लो कितना आता है, 3.9 इंटू 6%, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग कॉस्ट भी आएगा, तो आ जाएगा सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना कैसा है ये, 3.9 इंटू 6%, 2.34, ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इंटरेस्ट विल अल्टीमेटली ट्रांसफर टू पीएनएल, ये किस पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा, तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, पीएनएल टू इंटरेस्ट, राइट, यही एंट्री होगा। तो यहाँ पे पीएनएल डेबिट हो रहा है, यानी क्या पीएनएल लेस हो रहा है मेरा, तो पीएनएल लेस हो रहा है तो लेस कर देंगे इसको, कहाँ से, मेरा अदर इक्विटी से, मेरा यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट वाला, यह आ जाएगा 2.34, ठीक है, ये तो समझ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं एडिशनल 39 के ऊपर, हमने नॉर्मल पीपी के ऊपर हमने तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बट ये एडिशनल जो 39 ये तो पीपी में ऐड हो गया, अब ये जो एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना होगा, तो ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो कितना, अब पीपी का यूजफुल लाइफ कितना था, क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में देखो इसका यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स था, तो 20 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो, तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन टू पीपीई, कैसे कंप्यूट करेंगे, 39 इंटू 20, कितना आएगा, 39 डिवाइड इंटू 1/20, तो 1.95 बीइंग डेप्रिसिएशन, ये क्या हो रहा है, दिस विल बी जो डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन डायरेक्टली किस में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, राइट, ये पीएनएल क्या हो रहा है, ट्रांसफर एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, और ये वाला जो पार्ट है डेबिट हो रहा है तो पीएनएल लेस हो रहा है तो लेस कर देंगे हम, मेरा अदर इक्विटी, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन, 1.95, बस इतना ही है ना, और कुछ है क्या, फिर से समझाता हूँ, सुन लो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मेरा रॉन्ग प्रोविजन है उसको पहले रिवर्स करूँगा, ये क्लियर है, ये तो रिवर्स कर लिया सर, चलो। देन उसके बाद करेक्ट प्रोविजन कंप्यूट करना है, करेक्ट प्रोविजन कितना है, 39 हमने कंप्यूट कर लिया बेस्ड ऑन फैक्टर, जो भी फैक्टर दिया उसके बेसिस पे हमने कंप्यूट कर लिया। अब 39 का मैंने प्रोविजन रिकग्नाइज कर लिया, अब पीपीई में जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, एंड प्रोविजन जो है, प्रोविजन के ऊपर जो भी अनवाइंडिंग आया वो कंप्यूट कर लिया। अनवाइंडिंग क्या है, मेरा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अल्टीमेटली पीएनएल में ट्रांसफर होगा, पीएनएल लेस हो जाएगा, तो पीएनएल जो है यहाँ पे लेस कर देंगे, कहा गया ये वाला।
देन उसके बाद जो 39 है ना, ये 39 के ऊपर जो भी डेप्रीशिएशन आएगा 1.95, वो 1.95 भी हमने कंप्यूट किया है। कैसे किया है सर? 39 इंटू 1/20, इसका यूजफुल लाइफ दिया है, तो डेप्रीशिएशन कंप्यूट किया। ये क्या है? डेप्रीशिएशन मेरा पीएनएल को लेस करेगा, यानी इसका ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? पीएनएल टू डेप्रीशिएशन, राइट। ये तो फिर इसको लेस कर देंगे यहाँ पे। तो देख लो मेरा अदर इक्विटी का पार्ट कितना आ रहा है, 2865, 1250, 221.60 -15 -21.60 प्लस 6.25 माइनस 2.34 माइनस 1.95। तो मेरा यहाँ पे कंसो अदर इक्विटी कितना आ रहा है? 401.96। इसके लिए बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है दिस वन कहा गया, ये वाला पार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे किसी को भी ये जो है ना, मतलब नॉर्मली क्लिक नहीं होता एग्जाम में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि कैसा करना है, क्या करना है। तो मेरा कंसो अदर इक्विटी आ गया, तो मेरा 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बचता है मेरा क्या? सिर्फ बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में ही बना ले क्या? चलो, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, तो बैलेंस शीट यही भी बनाते हैं। क्या हो रहा है? पीपीई इतना है और इतना है। पीपीई में क्या क्या एडजस्टमेंट किया हमने, देख लो। पीपीई में क्या क्या एडजस्टमेंट किया? कहाँ गया यार पीपीई? हाँ, यहाँ पे एक सबसे पहले मेरा यहाँ पे बिल्डिंग 50 से बढ़ा, रिवैल्यूएशन गेन 150 से बढ़ा। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये डीटीएल भी करना है ना, डीटीएल लेस नहीं करना है। डीटीएल लेस क्यों करेंगे? यहाँ पे डीटीएल का तो अलग रहेगा और डीटीएल का कंप्यूटेशन अलग से हम दिखाएंगे। ये जो है दिस विल बी इन डीटीएल या डीटीए, जो भी आएगा ना वो उसमें दिखा देंगे, बट सिर्फ इतना पार्ट हमें कंप्यूट करना है। तो देखो 50 रुपीज़ मेरा जो है इंक्रीज है, 150 मेरे लैंड के ऊपर है और एक्सेस डेप्रीशिएशन 15 है, तो 15 लेस कर दो, 185। पीपीई का भी ले लो इसमें ही, क्यों? क्योंकि प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक ही कैटेगरी में आएगा। पीपीई का 100 का इंक्रीज है और इसके ऊपर 75 का एक्सेस डेप्रीशिएशन है, तो पूरा का मोटा मोटा 210 का इंक्रीज है। अगर देखूँ मैं यहाँ पे 2620 1850, सिर्फ यहाँ पे 330 कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 210 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 2620 प्लस 1850 प्लस 210। इसमें और कुछ है क्या? इतना पार्ट कर लिया हमने। एक और चीज़ भी देखा था ना, क्या देखा था? प्रोविजन, याद है? प्रोविजन हमने प्रोविजन करना है 39 का, तो 39 का प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद प्रोविजन के ऊपर डेप्रीशिएशन भी है, तो डेप्रीशिएशन भी लेस करना है। तो एक बार आ जाओ फिर से बताता हूँ, 2620 प्लस 215 ये वाला आ गया, प्लस 39 भी आएगा, माइनस 1.95 इसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी आएगा, तो टोटल अगर करोगे तो 4717.05 आ रहा है, 4717.05, ठीक है। फिर से कंप्यूट कर लो, 2620 प्लस 1850 प्लस 1.95, तो 4717.05 आ रहा है। चलो, देन उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे एक और चीज़ आता है, ये आता है गुडविल। गुडविल कितना है देख लो क्वेश्चन में, आंसर में, सॉरी, आंसर में गुडविल है 185.60, तो आंसर में गुडविल 185.60, 85.60, 185.60, ओके। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का कंप्यूटेशन करते हैं, देखो 2115 तो ये आएगा, इसमें से 1400 मिलियन तो मेरा क्या हो गया? लेस हो गया। जो मेरा ये था पीसी 15 मिलियन, तो ये है क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो भी लेस हो जाएगा। तो देखो बचा कितना है, 2115 माइनस 1400 माइनस 15, तो बचता है मेरा 700 का इन्वेस्टमेंट। 700 का इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा ही रखेंगे, क्लियर। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा वैसे ही ऐड करेंगे, तो ऐड कर लो 330 निकाल के, 375 ये आ जाएगा 975।
ट्रेड रिसीवेबल ये भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 450 प्लस 330 ये आ जाएगा 780 बराबर। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर लो। कितना आता है ये 75 प्लस 60 ये आ जाएगा 135। और कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाना है क्या? मेरे हिसाब से सब कुछ दिखा दिया, गुडविल भी दिखा दिया हमने। चलो लाइबिलिटी साइड चलते हैं। लाइबिलिटी साइड में अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं लिखूंगा 700 किसका, मेरा होल्डिंग कंपनी का कैपिटल। देन कम्स रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स जो पार्ट है वो हमने कंप्यूट कर लिया। कितना है रिटेन अर्निंग्स वाला? 40 कितना है 4301.96 4301.96 4301.96 राइट। ये मेरा इक्विटी वाला पार्ट हो गया। देन कम्स प्रोविजन। अब प्रोविजन वाला पार्ट ये तो नहीं दिखाएंगे ना 6250। क्यों सर ये क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये तो गलत था, हम करेक्ट वाला बताएंगे। करेक्ट कितना है 39 प्लस 1 पॉइंट क्या था, अनवाइंडिंग कॉस्ट भी था ना 39 प्लस अनवाइंडिंग कॉस्ट 2.34 39.2.34 दिस वन। ये मेरा क्या है करेक्ट प्रोविजन है, तो इसको दिखा देंगे 41.34 2.34 ये आ जाएगा 41.34 राइट। फिर उसके बाद अब एक और चीज़ यहाँ पे एक चीज़ लिखना है, क्या है ये एनसीआई। एनसीआई कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख लेता हूँ एनसीआई। अब फेयर में जो है ना वो लिखना है, बस बैलेंस शीट में फटाफट हम सॉल्व कर रहे हैं कि बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं देखना है। एनसीआई कितना आया था मेरा? एनसीआई आया था सर यहाँ पे मेरा 353.60 35 एनसीआई मेरा 353.60 कूल। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंप्यूट कर लो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 413.50 प्लस 450 तो ये आ जाएगा 863.75 राइट। अब डेफर्ड टैक्स का कंप्यूटेशन आया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बना। डेफर्ड टैक्स वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, तो पहले ये दोनों ऐड कर लो, पहले तो ये दोनों को ऐड कर लो। कितना है ये डेफर्ड टैक्स का, यहाँ पे साइड पे करता हूँ 225 प्लस 140 ये तो ठीक है। अब और एडिशनल क्या है आगे देख लो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के साइड है, हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के साइड है, तो डीटीएल ऐड होगा और डीटीएल लेस होगा, तो 10 ऐड हो जाएगा राइट, 10 ऐड हो जाएगा। देन 30 ऐड होगा। फिर उसके बाद और क्या है, डीटीएल जो 3 है वो रिवर्स किया है हमने, तो 3 लेस हो जाएगा। देन उसके बाद डीटीएल फिर से रिवर्स किया है हमने, रिवर्स किया क्या, डीटीएल क्रिएट किया है, सॉरी डीटीएल क्रिएट किया है, तो 20 ऐड होगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो रिवर्सल है 15 का 15 लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के ऊपर डीटीए है, हम डीटीएल के साइड पे है, अब क्या आएगा डीटीए है तो फिर लेस होएगा, तो -6 -6 ठीक है। और उसके बाद रिवर्सल ऑफ डीटीए है तो +6 हो जाएगा। तो मेरा मोटा मोटा मिला के मेरा 42 का क्या आएगा एडिशन आएगा। और अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा मैंने, 42 का एडिशन आएगा, तो देख लो ये सही आ रहा है क्या, 225 प्लस 140 प्लस 42, तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट डीटीए आएगा कितना 407। अगर तुम्हें चाहिए तो फिर से लिखता हूँ, देखो 225 ऐड हुआ 140 लेस हो गया, सॉरी 225 प्लस 140 ऐड हो गया, प्लस यहाँ पे 10 ऐड होगा, और क्या क्या ऐड होगा 10 ऐड होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ देख लेना क्वेश्चन आंसर में, 10 ऐड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 30 ऐड होगा, -3 लेस होगा, प्लस 20 ऐड होगा, -15 लेस होगा, -6 प्लस 6 हो जाएगा। यानी डीटीए डीटीएल को डायरेक्टली हमने एडलेस कर दिया, तो 407 आ जाएगा। चलो ट्रेड पेएबल में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो देख लो ट्रेड पेएबल सेम टू सेम वैसे का वैसे लिख देंगे 550 का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वैसे के वैसे लिखेंगे 100 प्लस 175, तो ये आ जाएगा 275 का मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गया। और कुछ लिखना है क्या? नहीं है सर, देख लो मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, 4717.05 185.60 प्लस 700 प्लस 975 प्लस 780 प्लस 135, तो ये मेरा आ रहा है 74 कितना आ रहा है यार
ये आ रहा है मेरा 7492.65, 7492.65। और नीचे अगर देखोगे तो 700 प्लस 4031.96, 353.60, 41.34, 86,407,275, ये आ रहा है 7492.65। ये मेरा टैली हो रहा है। इज दैट क्लियर? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, क्या क्या कब करना है पता नहीं ना। एक बार घर पे आराम से सॉल्व करना, मैं तो बोलता हूँ ना, एक बार आराम से सॉल्व करना। आराम से इन द सेंस, ये जो है ये तो फेयर में बनाना है, ये फेयर में बना लो अच्छे से, ठीक है। ये फेयर में बना लो अच्छे से, जो बैलेंस शीट है मुझे बनाना था बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये तो बनाना ही है। बट उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट हमने किया है ना, कौन सा एडजस्टमेंट, एक मिनट, हाँ कौन सा एडजस्टमेंट, अदर इक्विटी में, ये वाला अदर इक्विटी वाला। बाकी का तो हम करते ही है, बट अदर इक्विटी वाला जो प्रोविजन है वो कर लो। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर बताऊँ मैं और, तो मेरा पीपी का कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा डेफर्ड टैक्स है ना, डेफर्ड टैक्स का कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के साइड है, तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। डीटीएल ऐड होगा, डीटीए लेस होगा। क्यों? क्योंकि डीटीएल में डीटीएल ऐड होगा, डीटीए रिवर्स होगा, वो देख लो बस। और क्या है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अगर मैं नोट डाउन करूँ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एक पीसी तो कुछ नहीं था उसमें, और फिर क्या था, प्रोविजंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद गुडविल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और कौन सा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, हाँ डीटीएल और डीटीए का बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन वैसे उसके लिए मेनली करना चाहिए, डीटीए एंड डीटीएल, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। ये अच्छे से देख लेना, एक बार अच्छे से सॉल्व करना घर पे फेयर में, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछ लो। इसके बाद और एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, दैट इज 14 मार्क्स का, नवंबर 23 में ही एग्जाम में आया था। वो मेरे हिसाब से इससे छोटा वर्जन है थोड़ा, जिसमें गुडविल इम्पेयरमेंट जो किया है हमने सेम टू सेम है, बाकी का छोटे मोटे चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। उसमें एक बोनस वाला एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।